गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार बड़े भाई साहब छोटे भाई यानी लेखक को अपनी पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों के बारे में समझाया था। और बड़े भाई उसको सुनते हैं। आगे देखिए क्या होता है। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। लेखक जब बड़े बड़े भाई साहब द्वारा कही गई बातों को सुनते हैं तो वह मन ही मन सोचते हैं कि अब स्कूल का समय आ गया, टाइम हो गया जाने का, और इनका भाषण कब समाप्त होगा। ये जो उपदेश की माला बनाए हैं, उपदेश दिए जा रहे हैं, इनका कब समाप्त होगा। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। भोजन उनको डांट सुन रहे थे, इसलिए भोजन में कोई स्वाद नहीं लग रहा था। जब पास होने पर वह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए। मन ही मन वो सोचते हैं कि जब मैं पास हुआ हूँ तब मेरा इतना बदनामी हो रही है, डांट पड़ रही है। अगर मैं फेल हुआ होता तो मेरा क्या होता। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। बोलते हैं कि बड़े भाई साहब इतना डरा दिए थे कि इतना मुश्किल है पढ़ाई, इतना कठिन है, ये आता है, ऐसे होता है, ऐसे होता, कि एकदम मतलब मैं डर गया था, भयभीत एकदम कर दिया था मुझे, डरा दिया था। बस ये था कि मैं स्कूल इस डर से छोड़कर नहीं भागा। यही आश्चर्य, ताज्जुब यानी आश्चर्य की बात है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। बोलते हैं कि इतना तिरस्कार हुआ फिर भी जो है पुस्तक में यानी किताबों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। इतना बोलने के बाद भी ऐसा नहीं था कि बहुत पढ़ाई करते थे। उनकी अरुचि जो जैसी थी कि पढ़ाई में बहुत कम मन लगता था, खेल कूद में ज्यादा, वैसे ही था। और मौका देखते ही वो खेलने चले जाते रहे। खेलने का अवसर कभी मौका हाथ से न जाने देते। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जल्दी न होना पर। लेखक बोलते हैं मैं पढ़ाई करता था लेकिन बहुत कम, जितना जरूरी हो बस उतना ही पढ़ता था कि क्लास में कभी कोई टीचर कोई प्रश्न पूछ दे तो ऐसा ना हो कि हमें जलील होना पड़े, बेइज्जत होना पड़े जवाब न देने से। तो उतना मैं पढ़ाई कर लेता था। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और चोरों का सा जीवन कटने लगा। बोले कि बड़े भाई के डांट फटकार उपदेश सुनने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास पैदा हुआ था कि मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ, वह जो है लुप्त हो गया यानी खत्म हो गया। और चोरों का सा जीवन कटने लगा, यानी फिर डर डर के कटने लगा कि बड़े भाई साहब ऐसा बोले, ये पढ़ाई इतनी मुश्किल है, कठिन है, तो सच में कहीं ऐसा ना हो कि हमें पढ़ाई में मैं पास ना हूँ, या ये मन में डर हो गया था। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। लेखक बोलते हैं फिर इम्तिहान हुआ और संयोग था कि मैं पास हो गया, बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। मुझे खुद अचरज हुआ कि भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, यानी अंत तक जितना मेहनत हो सका बड़े भाई साहब ने परिश्रम किया, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे से भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, मतलब पूरे उनके जो टाइम टेबल था उसमें पूरा पढ़ाई ही था। स्कूल जाने के पहले सारे टाइम वो पढ़ते ही रहते थे। कि उनका टाइम टेबल बताते हैं कि वो दिन भर उनका पढ़ाई में है कि 4 बजे भोर से उठ जाते रहे, फिर 6 बजे से पढ़ते थे, स्कूल जाने तक पढ़ाई करते रहते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, यानी चेहरा देख के उसके रौनक हो गई थी, इतना दिन रात पढ़ाई करते थे। मगर बेचारे फेल हो गए, मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। लेखक बोलते हैं कि उनको देखकर मुझे दया आती थी, क्योंकि नतीजा जब सुनाया गया, रिजल्ट जब निकला तो बड़े भाई साहब रोने लगे। उन्हें देखकर क्या किए, लेखक को भी रुलाई आ गई, वो भी रोने लगे। अपने
पास होने की खुशी आधी हो गई और फेल हो गया होता तो साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। बोल रहे थे अपने, लेखक बोलते हैं अपने पास होने की खुशी आधी हो गई क्योंकि बड़े भाई साहब उनके फेल हो गए थे। और फिर बोलते हैं मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता कि चलो वो भी फेल हो गया मैं भी फेल हो गया, लेकिन विधि की बात कौन टाले, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर होता है उससे आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही बोलते हैं कि मैं पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। देखिए 3 दर्जे से कितने दर्जे का अंतर, 2 साल बड़े भाई साहब फेल हो गए तो अब एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। लेखक बोलते हैं कि मेरे मन में एक बार ऐसा आया कि कहीं एक बार अगर और फेल हो जाऊंगा तो मैं और बड़े भाई साहब दोनों हम लोग एक साथ एक ही क्लास में एक बराबर हो जाएंगे। ऐसा मन विचार मेरे में, कुटिल बुरा विचार जो है मेरे मन में ऐसा आया कि हम लोग हो जाए तो हम लोग साथ एक साथ। फिर किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। बोले कि अगर हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो हमको क्या डांटेंगे, वो भी फेल हो जाएंगे और मैं भी फेल हो जाएंगे तो हम लोग एक ही क्लास में हो जाएंगे तो बड़े भाई की मुझे बड़े भाई साहब की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के लिए विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। बोलते हैं लेखक कि बड़े भाई साहब हमको डांटते हैं और मन में फिर सोचते हैं बाद में कि आखिर मेरे अच्छे के लिए डांटते हैं। हमें सुनने में अप्रिय लगता है, अच्छा नहीं लगता है उस समय जब डांटते हैं, लेकिन अवश्य अगर उन्हीं की डांट से ही जो है उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं इतने अच्छे नंबरों से झटाझट पास हो जाता हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। बोलते हैं कि जब फेल हो गए बड़े भाई साहब थोड़ा शांत रहने लगे, दुखी हो गए थे और कभी मौका भी देखते कि लेखक को यानी छोटे भाई को उनको डांटना है तो ये पता नहीं उनके मन में ऐसा विचार आता नहीं आता था कि डांटें। वो सहम के मतलब धीरज से काम लेते थे, रुक जाते थे कि छोड़ो जाने दो। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा। लेखक बोलते हैं शायद उनको लगता था कि अब मैं तो फेल हो रहा हूँ, वो तो पास हो जाता है और मैं क्या हमेशा डांटूं उसको, मेरे डांटने का अधिकार उसको नहीं रह गया कि मैं तो खुद ही फेलियर हूँ। तो ये अपने मन में शायद सोच करके उनको नहीं डांटते। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे एक ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। लेखक कहते हैं कि अब मैं और स्वतंत्र हो गया और डांट का कोई डर नहीं रहा कि मैं मुझे ओवर कॉन्फिडेंस या जिसको बोलते हैं आत्मविश्वास उनका बढ़ गया कि मैं तो पास हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरे लिए कोई पास होना मुश्किल नहीं है, पास ही हो जाऊंगा। मेरी तकदीर जो है किस्मत अच्छी है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ा करता था वो भी बंद हो गया। बोलते हैं कि जब जो मैं थोड़ा बहुत डरता था भाई साहब से कि पढ़ाई करने बैठूं, वो भी डर गया कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं मैं तो पास हो जाऊंगा। फिर भी मैं भाई साहब पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हुआ। मुझे कनकव्वे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकव्वे मतलब पतंग, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी भाई साहब का अदब करता और उनकी नजर बचाकर कनकव्वे उड़ाता था। बोल, बोलते हैं लेखक कि मैं एक नया शौक पाल लिया था पतंगे उड़ाने का। और लेकिन पतंगे उड़ाता था फिर भी भाई साहब का रिस्पेक्ट आदर जो है करता था, लेकिन उनकी नजर बचाकर मैं पतंगों को उड़ाता था, पतंगबाजी की करने में पीछे नहीं हटता था।
भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। बोलते हैं लेखक कि मैं छुप छुप के उनसे पतंग उड़ाता था, खेलता था, और ये उनको एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि मैं आपकी रिस्पेक्ट आदर नहीं करता हूँ, या इसलिए कि ये उनको एहसास नहीं होने दिया। एक दिन संध्या समय हॉस्टल में दूसरे में एक कौनकवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल में दूर से मैं एक कनकौवे लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, मतलब दौड़ के पतंग कटी, और लेखक बोलते हैं कि मैं उसको पतंग लूटने के लिए एकदम दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। बोल रहे थे आकाश, मेरी आंखें जो है ऊपर देख रही थी, आकाश की ओर थी, यानी ऊपर, और मन आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर, पतन मतलब नीचे की ओर गिरना, तो नीचे की ओर जो पतंग आ रही थी उसकी तरफ थी। मानो कोई आत्म स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से एक नए संस्कार ग्रहण करने आया। विरक्त मन से नहीं, अच्छे मन से नहीं, मन नहीं है फिर भी नीचे आ रहा, उस तरह धीरे धीरे पतंग नीचे जैसे आ रहा था कि मान लो कोई आत्मा जो है स्वर्ग से निकल के बिना मन से नीचे आ रही हो, नए संस्कार में, नए जीव में प्रवेश करने के लिए, ऐसी पतंग देखने से प्रतीत हो रही थी। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। बच्चे जो है पतंग उड़ते देखकर लकड़ी, डंडा, बांस जो कुछ था उसका लिए दौड़े दौड़े उसका स्वागत करने, यानी उसको फंसा के उतारने के लिए आ रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। बोले सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। ऊपर देख के सभी पतंग के पीछे पीछे उड़ रहे थे। वहां पे ऐसा लग रहा था आकाश एकदम साफ है, ना गाड़ी है, ना मोटर है, कुछ नहीं है, एकदम साफ, और ऊपर देख के उड़ते जा रहे हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले की कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलते हैं लेखक कि बड़े भाई साहब बच्चों के साथ मुझे पतंग लूटते देखते हैं तो मुझे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हाथ पकड़ के कि कनकौवे के लिए इन लोगों के साथ ऐसे घूमने वाले लड़कों के साथ तुम्हें कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। बोलते हैं कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और तुम छोटे क्लास में नहीं पढ़ते हो, तो तुम बड़े क्लास में चले गए हो, और कि मुझसे केवल एक ही दर्जा नीचे हो। आदमी को कुछ मतलब तुम्हें कुछ अपने आप खुद से तो अपने बारे में सोचना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने की ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बताते हैं लेखक कि एक जमाना था कि 8वां दर्जा पास करने के बाद इस पोस्ट पे लोग नौकरी करते थे, नायब तहसीलदार तक हो जाते थे। और मैं कितने ही मिडिलचियों यानी 8th क्लास पास जो है 8वीं पास बच्चों को देखा हूँ, लोगों को देखा हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कि, कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बोलते हैं 8वीं पास का महत्व बताते हैं, 8वीं पास के लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्या तुम अभी मस्ती कर रहे हो, बच्चों के साथ पतंगे उड़ा रहे हो, घूम रहे हो, खेल रहे हो, लेकिन 8वीं पास करने के बाद लोग किस किस पोस्ट पे नौकरी करते थे उनके बारे में बता रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो।
बोल रहे हैं कि जो समाचार पत्र संपादक, डिप्टी मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट, तहसीलदार जो रहते रहे, उनके अंडर में कितने लोग काम करते थे, इतना मतलब जिम्मेदारी वो निभाते थे, और तुम हो कि इन बच्चों के साथ, रोड के लड़कों के साथ कनकौवे उड़ा रहे हो। मुझे तुम्हारे इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। बोलते हैं मुझे तुम्हारी इस अक्ली पर दुख होता है। अक्ली मतलब बुद्धि पर, तुम्हारी बुद्धि पर जो है मुझे दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब के से महज एक दर्जा नीची हूँ, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष ही हो जाओगे, और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुझमें जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। लेखक बोलते हैं कि तुम अपने दिल से समझते होगे कि मैं, यह तुम्हारी जो गलती है, मैं तुमसे बस दर्जा कक्षा में ही नीचे हूँ, लेकिन क्या है, अब तुम्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है कि भाई साहब मेरे से एक कक्षा नीचे हैं, तो मुझे वो कुछ कह नहीं सकते। ये जो तुम्हारे मन में है, या मत सोचो, या तुम्हारी गलती है, भूल है कि तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हारे से एक क्लास नीचे हूँ, लेकिन उम्र में तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। मुझे ज्यादा तुमसे अनुभव है। मैं दुनिया को तुमसे ज्यादा, जिंदगी के अनुभव को जिया हूँ और ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा मेरा ये 5 साल का अंतर है, दुनिया का कुछ भी चीज बदल जाएगा। तुम मेरे क्लास में आ सकते हो, हम तुम एक ही क्लास में आ सकते हैं, या तुम मेरे से आगे भी जा सकते हो, लेकिन ये जो 5 साल का अंतर है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, यह कोई नहीं मिटा सकता। ये हमेशा रहेगा ही। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, उसकी बराबरी तुम नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए और डिफिल और डिलीट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया को विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। बोलते हैं कि देखो, तो चाहे तुम कितनी बड़ी पढ़ाई कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, एमए कर लो, डीलिट, एमफिल, कुछ भी कर लो, बड़ी बड़ी पढ़ाई की डिग्रियों को बताते हैं कि ऐसा पढ़ लो, लेकिन कि, किताबें पढ़ने से ही समझ आती है, डिग्री लेने से नहीं होता है, और दुनिया देखने से आती है। कहते हैं कि किताबें पढ़ने से, किताब पढ़ लिया तो बहुत बड़े विद्वान हो गए, नहीं, कि किताब पढ़ लिया उसी से समझ आ गई। दुनिया देखने से आइए। देखो, बड़े बुजुर्ग को इसीलिए कहा गया है कि उनको जिंदगी का ज्यादा अनुभव है। देखो, हमारे मम्मी माँ पिता हैं जो हैं, उनको, अम्मा दादा को अपने बताते हैं कि उनको देखो, हमसे बड़े हैं। वो अम्मा को अपने बताते हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, और दादा जो है शायद 5वीं 6वीं तक पढ़े हैं, लेकिन वो दोनों जो है सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, और हम दोनों चाहें कि उनको सिखा दें, पढ़ा दें, या कुछ कर लें, तो ऐसा हमें उनको समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा उनको रहेगा, हमें नहीं रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। इसलिए नहीं कि वो बड़े बड़े हैं, मम्मी है, पापा हैं, या मेरे माँ पिता हैं, इसलिए वो मुझे समझाएंगे। वो दुनिया को ज्यादा उनको अनुभव है, दुनिया देखे हैं हमसे, तो हमसे ज्यादा, इसलिए उनको हमको सुधारने का, समझाने का जो है मौका रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए,
और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। बोलते हैं वो किताबें चाहे ना पढ़ी हों, लेकिन दुनिया में हमसे ज्यादा तजुर्बा रहेगा। अमेरिका में बोले कि ये सब चाहे अम्मा दादा ना जानते हो कि अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए थे, आकाश में कितने ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब का प्रश्नों के उत्तर चाहे ना दें, लेकिन उन्हें हजारों ऐसी बातें मालूम होगी जिसका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। तो माता पिता के बारे में अपने बड़े भाई साहब बताते हैं और छोटे भाई को अपने समझाते हैं। तो बच्चों आज हम लोग बस यही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।